तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मिशन आरओ विद केस चैनल में। तो जैसा कि कल हमने पढ़ाई की थी और हमने पूरा जो है क्रिप्स मिशन तक हमने कंप्लीट किया था। उसके पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को कंप्लीट किया था और इसके पहले से पूरा 1909 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर के पूरा 1935 तक का हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन पे पहुंचे थे हम लोग। और चूँकि आपको पता है कि इसके पहले के हमारे जो वीडियोस हैं उनमें हमने जो है ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो पॉलिटी की है, तो इसका पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया था। और दूसरे अध्याय में सीधे निर्माण संविधान के दूसरा अध्याय यहाँ पर है, सीधे संविधान का निर्माण आ जाता है। दूसरा अध्याय आप सभी देख सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी असुविधा हो रही होगी तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं मोबाइल से वीडियोस बना रही हूँ, तो आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो आपने कहा था कि थोड़ा सा आप अपने नोट्स भी दिखाया करिए, इसलिए मैं आज नोट्स दिखा करके और आप सभी के सामने इसको पढ़ूंगी और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको हम लोग समझेंगे साथ में। तो बिना लेट करते हुए हम लोग कुछ शुरू करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में। तो जब क्रिप्स मिशन 1942 में आता है भारत में, तो उस टाइम जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में वो थे विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। इसकी घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई थी। इसको आने की जो घोषणा थी क्रिप्स मिशन को मतलब भेजने की, वो हुई थी 11 मार्च 1942 को, और जो कि भारत पहुंचा था 23 मार्च 1942 को। अगर आपसे पूछे कि इसकी घोषणा कब हुई तो हम लोग क्या बताएंगे कि 11 मार्च 1942, और ये भारत कब आया तो 23 मार्च 1942 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तो ये है 30 मार्च 1942 को। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उलझाने वाले हैं, तो इसको एक साथ में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर अगला पॉइंट बनेगा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें क्रिप्स मिशन में प्रावधान की गई थी। यही पे तो पूरा मैटर फंसा हुआ था कि क्यों हमने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का यही कहना था कि जो भी भारतीयों की मांगे थी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, ये सारी चीज़ें इसी प्रकार की, जो हमारे देश को स्वतंत्र किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो अंग्रेज़ों का कहना था कि ये सारी मांगे आपकी मानी जाएंगी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी होने वाला था। जैसा कि आप देख सकते हो एकदम उसके आसपास का ही समय है। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि भारतीयों ने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि इनका ये तात्पर्य था कि हमसे बिना पूछे ही ये हमको युद्ध में झोंकना चाहते थे, जो कि हमें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था। दूसरा पॉइंट है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। युद्ध में भारतीयों की सुरक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश सरकार का होगा, अर्थात यहाँ पे बता दिया गया है कि युद्ध में हम ले चलेंगे भारतीयों को, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश सरकार का होगा। जबकि सबको पता है कि युद्ध में कोई भी किसी की सुरक्षा नहीं करता है। अगर युद्ध में भीषण युद्ध हुआ, सारे लोग मारे ही जाएंगे, तो किसकी सुरक्षा करेंगे। ये सारी चीज़ों की वजह से ही हमें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था हमने। इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने नारा दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाई। अगर आपसे पूछे कि ना कोई भाई ना कोई पाई का प्रस्ताव का नारा कांग्रेस ने किस प्रस्ताव के अंतर्गत दिया था, तो सीधे आप टिक करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया, क्योंकि विरोध वाली बात ही थी, क्योंकि ये सब कुछ देने को तैयार थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब पॉइंट आता है कि किसने क्या कहा
क्रिप्स मिशन के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी ने इस मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा, अर्थात अ पोस्ट डेटेड चेक। फिर नेहरू जी ने कहा यह एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, अर्थात नेहरू जी ने कहा कि ये एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है जिसका कि एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ये समझ लीजिए कि इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट एकदम ख़राब हो चुकी है, अपने हमारे आपकी भाषा में समझे तो मतलब इसका कुछ भी परमानेंट कहते हैं ना कि गारंटी नहीं है। अ पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रॉसिंग बैंक, एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ पे क्या कहा, इसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी नोट्स हैं और अगर आप ये सिर्फ नोट्स पढ़ लेते हो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बुक पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ख़त्म करने के बाद कल से बुक साथ में चलेगी। तो पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था ये अगस्त प्रस्ताव का पुनः संशोधन मात्र है, और जो कि बिल्कुल सच है क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भी हमने कल की क्लास में देखा था कि सेम यही था कि सारा कुछ दिया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्रिप्स मिशन के विरोध में ही अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन आया था। अब अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे। तो अगस्त क्रांति को 0 आवर्स ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। और ये अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विरोध में था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? नेहरू ने लिखा था। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथिगो को वापस बुलाकर लॉर्ड वेबल को वायसराय बनाकर भेजा गया और इसने 14 जून 1945 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 25 जून 1945 से शिमला सम्मेलन कराने का प्रावधान। अर्थात हमने देखा कि जब अंग्रेजों को लगा, जब उन्हें लगा कि लॉर्ड लिथिगो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्रिप्स मिशन का पूरी तरीके से भारत में विरोध हो रहा है, तब उनको ये लगा कि अब हम किसी और को भेजते हैं। तो उन्होंने वेबल को वायसराय बनाकर भेजा ताकि हमें मतलब भारतीयों को मैनिपुलेट कर सके, एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं। तो उन्होंने शिमला सम्मेलन कराने का प्रावधान किया और शिमला सम्मेलन के माध्यम से लॉर्ड वेबल को भारत भेजा। अब शिमला सम्मेलन आ जाता है यहाँ से। तो शिमला सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक क्या चला? शिमला सम्मेलन चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अर्थात सीधे पूछेंगे कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इस सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान था, जिसमें मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो मुस्लिम समुदाय द्वारा ही किया जाएगा। कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया और शिमला सम्मेलन 14 जुलाई 1945 को समाप्त हो गया। अर्थात यहाँ भी जिन्ना का यही मांग था, क्योंकि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था, और उसका यही मांग था कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो मुस्लिम समुदाय द्वारा ही किया जाए। अर्थात उसको अभी से ही एकदम अलग थलग होना था सबसे, जबकि कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे, लेकिन उसका ये था कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो मुस्लिम करेंगे, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस का अर्थात पूरे भारत को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर रहे थे। और इसी के बीच जो है विरोध हुआ और इन्हीं सब चीज़ों से शिमला सम्मेलन भी भंग हो गया, जो कि 14 जुलाई 1945 को समाप्त कर दिया गया। इसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो कि बर्लिन में था, और ब्रिटेन में पहली बार कंजर्वेटिव सरकार की जगह लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। क्योंकि लेबर पार्टी सत्ता में थी इसलिए उन्होंने भारतीयों के दर्द को समझा था। 1946 में लेबर पार्टी, जो कि एक उदारवादी सरकार थी, उन्होंने कहा भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है।
क्योंकि एक बहुत लंबे समय से जो लेबर पार्टी थी उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने देश में जो है भेदभाव को, अपने देश में परतंत्रता को झेला था, इसलिए वो भारतीयों को समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। और यही सब बातें ध्यान में रखते हुए क्लेमेंट एटली जो कि तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, जो कि लेबर पार्टी से थे, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्लेमेंट एटली पीएम जो बने थे वो किस पार्टी से संबंधित थे, तो लेबर पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने 14 मार्च 1946 को घोषणा किया कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है और एक मिशन तैयार किया और भारत भेजा। इस मिशन को क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन। मोस्टली कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार देना और भारतीयों की जो मांगे हैं उनको पूरी करना, क्योंकि अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि जब भारत स्वतंत्र होगा और भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो उसको वहीं पे हमें जो है संविधान के निर्माण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक समान विधान की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। और उसी की, क्योंकि ये सारा चार्टर एक्ट और अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सब किसका पृष्ठभूमि बना रहे हैं? संविधान का। क्योंकि संविधान बनने में क्या क्या हुआ, किस तरीके से संविधान, कौन कौन सी घटनाओं के बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हाँ हमें एक पूर्ण विधान की ज़रूरत है संविधान की, तो और उसी क्रम में अब हम आ गए हैं कैबिनेट मिशन 1946 में, और अब हम अपने संविधान से सिर्फ 1 साल से दूरी पर हैं। तो कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में पारित हुआ था, जो 3 सदस्यीय था, और उन सदस्यों के नाम हैं पैथिक लॉरेंस जो तत्कालिक भारत का सचिव भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स था जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे तथा उस समय भारत सचिव थे। भारत कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में संविधान निर्माण करने के लिए और संवैधानिक सरकार की स्थापना करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना। इसकी घोषणा कब की गई थी? अर्थात कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की गई थी? 14 मार्च 1946 को की गई थी, और इसे भारत भेजा गया था 24 मार्च 1946 को, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 16 मई 1946 को। यही रिपोर्ट कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधान कहलाते हैं। और अब हम देखेंगे कि उसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो पहला प्रावधान था कि भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब समझ गए थे कि अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए और अब कोई भारत में जो है परतंत्र रह भी नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने प्रावधान कर दिया था कि भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रीय हित के विषय को छोड़कर सारे शेष विषय प्रांतों को सौंप देने चाहिए। और राष्ट्रीय हित का विषय कौन था? राष्ट्रीय हित यानी संघ। अगर संघ का मतलब पूछे तो आप जान लो कि जो पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे देश के लिए है, वो संघीय विषय होगा। तो जैसे कि विदेश, रक्षा, संचार, आयात निर्यात आदि, इन सब को छोड़कर सारे जो विषय थे वो प्रांतों को सौंप दिए गए। भारत में एक संघ सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे तथा देसी रियासतें भी शामिल होंगी, किंतु देसी रियासतों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी कि या तो वे संघ में शामिल हों या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अर्थात आप सभी को पता है कि लगभग भारत हमारा जो बना है आज, वो रियासतों की 563 या 565 रियासतों को शामिल करके ही बनाया गया है। लेकिन जो कैबिनेट मिशन जो कि एकदम भारत के लिए आया था स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, तो उसमें ये था कि देसी रियासतों को मतलब अपनी मर्जी, उनकी मर्जी होगी, अगर वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हों या चाहे तो पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं, या चाहे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। अर्थात वो पूरी तरीके से स्वायत्त होंगे। स्वायत्त का मतलब ये है कि अपनी इच्छा अनुसार होंगे वो, मतलब उन्हें जहाँ भी जाना होगा वो जाएंगे।
फिर चौथा प्रावधान था एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात जो भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा वही अंतरिम सरकार में आएगा, जैसे कि चुनाव होता है, ये सब चीजें। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, क्योंकि संविधान सभा बनाने की पृष्ठभूमि पर हम बात कर रहे हैं, तो अब ये प्रावधान आ गया है कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, किंतु संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। यह निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। निर्वाचन के लिए विधानसभा सदस्यों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग तथा सिख वर्ग। क्योंकि हमने देखा था कि पहले से ही जो है, क्योंकि हमने देखा था कि 1909 के ही जो है भारत परिषद अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था और सिखों को भी 1919 में शायद दिया गया था, शायद नहीं तो 1919 में ही, सॉरी। और इसलिए इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। उन्होंने यहाँ पर आप देखिए कि हर चीज़ तो वापस कर दिया, लेकिन ऐसी चीज़ें करके गए जिन्होंने भारत को अंदर ही अंदर खोखला करती गई और आज भी कर रही है। मतलब हर जगह से वर्गीकरण तो वो लोग करके ही गए थे पूरा। अब चलो दूसरा करते हैं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। भारत का संविधान और संविधान सभा कैबिनेट मिशन पर आधारित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का संविधान किस पर आधारित है? कैबिनेट मिशन पर। संविधान सभा किस पर आधारित है? कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जब चुनाव हुआ तो 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल बनाएगी। इस समय लॉर्ड वेवल इस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि उसमें पहले ही प्रावधान था कि जिन्हें भारतीय में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त होगा, तो ऑब्वियस ये बात है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, उन्हें लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी घोषणा नेहरू ने 24 अगस्त 1946 को करने को कहा, जिससे नाराज मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोई अच्छा दिवस नहीं था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एक काला दिन था, आप ये समझिए, जो कि 16 अगस्त 1946 को हुआ था। उसमें मुस्लिम लीग ने हर जगह एकदम दंगा फसाद, आगजनी, हर चीज़ किया, जो कि नहीं करना चाहिए। भारत कैसे भी तो आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने दंगा फसाद सिर्फ एक नाम होता है, और आप ये समझिए कि दंगा किस लेवल पे ही हुआ होगा कि एकदम आगजनी, जगह जगह आगजनी किया इन्होंने, जगह जगह तोड़ फोड़ किया, जगह जगह पूरा कांग्रेस का विरोध, पूरे भारत का विरोध। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना अलग राज्य चाहिए था। इनको ये बर्दाश्त नहीं था कि कांग्रेस उसका मतलब अंतरिम सरकार में आ गई है, या तो इन्हें मिले या तो फिर भारत दो डोमिनियन में बटेगा। अब नोट के पॉइंट में है, शिमला सम्मेलन के बाद क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि 20 फरवरी 1948 को या फिर जून 1948 के पहले, अर्थात 20 फरवरी 1948 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 के पहले ब्रिटिश लोग भारत को सत्ता सौंप देंगे, अर्थात वो लोग भारत छोड़ देंगे। यह घोषणा करते ही क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवल को वापस बुलाकर नया वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को भारत भेजा। इन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके एक योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना नाम दिया। इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं और इसी को 3 जून की योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना को ही 3 जून की योजना भी कहते हैं।
अगर आपसे कहीं पूछे कि 3 जून की योजना किसे बोलते हैं, तो आप लोग उससे माउंटबेटन योजना बोल सकते हैं या फिर बाल्कन प्लान भी बोल सकते हैं। अब माउंटबेटन योजना या फिर बाल्कन प्लान के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये कब आया, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, 3 जून 1947 को आया था। ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान था। इसमें पंजाब और बंगाल में जनमत कराया जाएगा। ये सारा प्रावधान की बात हो रही है कि इस योजना में क्या क्या था। देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी जाए कि वे भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे या अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहे अथवा नहीं, इस बात की स्वतंत्रता होगी। अर्थात भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा अथवा नहीं बना रहेगा। ये पूरा जो है भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता होगी, लेकिन भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की जबकि पाकिस्तान ने नहीं की। वो बात की है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ यही प्रावधान है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सभी दलों ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी माउंटबेटन योजना के लिए, क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग भी खुशी हो गई ना, सारा काम करके, सारा अपने मनमानियां करके, दंगा फसाद आदि करके, अब तो उसको भारत को 2 पार्ट में बांट करके खुशी हो गई, तो अब स्वीकृति तो प्रदान कर ही देगी। चलिए कोई बात नहीं। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था। ये कब आया? ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे पारित किया गया। ये ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम संवैधानिक विकास का अधिनियम है। इस अधिनियम द्वारा भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसमें कहा गया कि भारत का विभाजन होगा और 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट, भारत और पाकिस्तान का निर्माण। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सिंध प्रांत तथा असम का सिलहट होगा तथा शेष भाग भारत का होगा। दोनों स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्रता होगी कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करें अथवा नहीं, जैसा कि पहले ही हमने देखा था। दोनों स्वतंत्र राष्ट्रों को अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा, किंतु उस गवर्नर पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर हम एक बात आपको पहले ही बता दें कि जो माउंटबेटन आए थे भारत को जो है स्वतंत्र करने और 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजित करने के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया था, उन्होंने बहुत मना किया था कि मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार, अगर उनकी चली होती, मैं आपको बता दूं, तो भारत आज बटा नहीं होता। उन्होंने पूरा पूरा कोशिश किया था कि भारतवर्ष ही रहे, भारत को बिल्कुल भी उसका पार्टीशन ना हो। लेकिन जाने दीजिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई का ध्यान देते हैं। दोनों स्वतंत्र राष्ट्रों को अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा, किंतु उस गवर्नर पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार नहीं होगा। तो भारत का पहला, इस प्रावधान के बाद जो है भारत का पहला पीएम कौन बना था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल माउंटबेटन। लेकिन पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? लियाकत अली। तथा गवर्नर जनरल कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो तो भाई सब सर्वे सर्वा बना था ना मोहम्मद अली जिन्ना। उसको तो सब लग रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही सब किया है। उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी नहीं ली अपने उसमें, और उसको ये भी था कि मैं अकेले ही सब कुछ अच्छा से कर लूँगा। वो गवर्नर जनरल भी खुद बन गया जाके। छोड़ो, जाने देते हैं। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जब तक दोनों देशों का अलग संविधान न बन जाए तब तक दोनों देशों में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कार्य होता रहेगा। अर्थात हमने पहले भी देखा था कि 1935 का भारतीय संविधान में कितना बड़ा योगदान था। देशी रियासतों को अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वायत्तता प्रदान की गई या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जो मैंने पहले अभी कहा था कि देशी रियासतें जो थी भारत में 565 देशी रियासतें थी,
कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारी जो थी ये सब देशी रियासतें ही थी। तो इन्हें सबको अधिकार था कि या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भारत में, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाकर रख सकती हैं। तो इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का भारतीय सत्ता पर से अस्तित्व समाप्त हुआ। भारत सचिव का पद समाप्त किया गया तथा इसके सभी अधिकार तथा शक्तियां भारत के राज्य सचिव को दिया गया। ब्रिटिश सम्राट की उपाधि समाप्त की गई। भारत परिषद को समाप्त किया गया। भारत पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग का गठन हुआ। दोनों सीमा आयोग के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ को बनाया गया और इन्हीं रेडक्लिफ के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं उसको। इस प्रकार 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा कल से, और कल से हम लोग पहले पढ़ेंगे बुक को, जो कि है एम लक्ष्मीकांत की बुक, और उसके बाद ही हम लोग अपने नोट्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको कैसी लगी क्लास और मेरी कोशिश आप सभी ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ मिल करके आप सभी से आग्रह है कि हम सभी साथ में चलेंगे। ना हमें कुछ आता है ना आपको कुछ आता है, कुछ आप हमसे सीखिए, कुछ हम आपसे सीखें, और इसी तरीके से सफ़र को बनाते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।